दूसरा पेज जो है ये लगभग तीसरा पेज है। इसमें जब दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, इसमें पूछता है क्या आप एक आयकर दाता हैं, यानी कि आर यू इनकम टैक्स एसेसी, आप इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो ये नो करेंगे। अगर करते हैं तो यस करेंगे। पैन नंबर है, यहाँ उनका पैन नंबर जो है, जो भी है उस आदमी का पैन नंबर हम यहाँ उसके पैन कार्ड से देख के लिख देंगे। तीसरा जो है दूसरा सेक्शन का तीसरा क्वेश्चन पूछता है क्या आप जीएसटी के तहत पंजीकृत है, तो यहाँ तो जीएसटी एन दे, मतलब अगर कोई व्यवसायी है, बिजनेस करता है और उसका जीएसटी नंबर उसके नाम से है या उसके प्रतिष्ठान के नाम से है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर हम उसका लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन आता है आईडी डिटेल्स। आईडी डिटेल्स हमको देना है इसमें। तो आईडी डिटेल्स के कॉलम में पहला पूछता है कि पहचान के लिए आप क्या दे रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें टिक लगाइए। तो पहचान के लिए अगर कोई आधार दे रहा है तो आधार में टिक लगाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस में टिक लगाएगा, मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी दे रहे हैं तो वोटर आईडी में टिक लगाएंगे, पासपोर्ट अगर उस पार्टी का आपने लिया है तो पासपोर्ट पर टिक लगाएंगे। जो आपने उनके आईडी यानी कि फोटो जो उनका पहचान पत्र है, बहुत लोग जो एज में भी लेते हैं, आधार जो है एज प्रूफ में भी चल जाता है, आईडी में भी चल जाता है, एड्रेस में भी चल जाता है। तो अगर आधार आपने लिया है तो उसका जो लास्ट का 4 डिजिट हम यहाँ लिख देते हैं आईडी नंबर में। उसके बाद आता है आईडी की समाप्ति, एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी। अब एक्सपायरी डेट जो ये आईडी है, ये बेसिकली जो है हमारा डीएल में होता है। डीएल का एक्सपायरी डेट होता है, वो वैलिड होता है कब से कब। और पासपोर्ट में होता है, वो पासपोर्ट में भी लिखा रहता है कि इसकी वैधता कि कब तक है, 2030 तक है, 2040 तक। तो ये दो जो चीज़ें हैं इसमें वैलिड ये रहता है। आपको एक्सपायरी डेट वो लिख देंगे, या उसमें लिखा रहता है वैलिड टिल, तो उतना लिख देंगे। लेकिन आधार में और पहचान पत्र में ये जो वो उसका एक्सपायरी डेट नहीं रहता है, वो एक बार बन गया तो आप उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होता है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर आधार लिए हैं तो यहाँ डैश कर देंगे, नहीं लिखेंगे। लेकिन डीएल लिए हैं, पासपोर्ट लिए हैं तो उसमें होता है एक्सपायरी डेट, उसको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आता है पत्राचार के पते का प्रमाण प्रस्तुत किया, यानी कि आप जो पते पर आपका जो कागजात जाएगा, जो बॉन्ड जाएगा, वो पता का आपने क्या प्रूफ दिया है। तो अगर आपने आधार दिया है तो आधार लिखेंगे, या आपने वोटर आईडी दिया है तो वोटर आईडी, या पासबुक दिया है तो पासबुक। याद रखेंगे कि पत्राचार एड्रेस प्रूफ में जो है वो आधार भी चल सकता है, पासबुक भी चल सकता है, वोटर आईडी भी चल सकता है, निवास प्रमाण भी चल सकता है। लेकिन उसके लिए तो फिर आपको फोटो आईडी एक दूसरा देना होगा। अगर आधार लिए हैं तो ये आधार इसमें भी चलेगा, और ये पहचान में भी चलेगा, और आयु प्रमाण में तो हमने उसको डाल ही दिया है। तीसरा जो सेक्शन आता है उसका जो पॉलिसी होल्डर है हमारा, उसका व्यवसाय से। तो पहला देखेंगे, उसमें पूछता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, कोई साक्षर हो सकता है ना, कोई मैट्रिक पास होगा तो हम मैट्रिक लिखेंगे। ठीक है। कोई आपको स्नातक है तो स्नातक लिखेंगे, इसको बीए लिख सकते हैं। ठीक है। या कोई अनपढ़ है तो इसको अनपढ़ लिखेंगे। जो है उसकी योग्यता आप इस लाइन में लिख देंगे। व्यवसाय प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, वो व्यवसाय क्या करता है। खेती करता है तो खेती लिखेंगे, मजदूरी करता है तो मजदूरी लिखेंगे। ठीक है। या व्यवसाय बिजनेस करता है तो बिजनेस लिखेंगे। ठीक है। और बिजनेस लिखेंगे तो उसमें दर्शा देंगे कि वो क्या चीज़ का बिजनेस करता है। ठीक है। या प्राइवेट जॉब करता है तो प्राइवेट जॉब लिख देंगे, या नौकरी करता है तो सर्विस लिखेंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि आय का स्रोत क्या है, मतलब उनकी आय की स्रोत, यानी वो कहाँ से इनकम उनको आता है। तो अगर नौकरी से आता है, खेती से आता है, मजदूरी से आता है, ये लिख देंगे। या इसमें लिख सकते हैं सेल्फ, मतलब स्वयं का इनकम स्रोत है ना। अगर नौकरी नहीं करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, अपना खेती करते हैं, तो स्वयं में आएगा, स्वयं जो है स्रोत है। अगर कहीं नौकरी करते हैं या किसी के यहाँ काम करते हैं तो यहाँ देखिए 4 नंबर में आता है वर्तमान नियोक्ता का नाम। वर्तमान नियोक्ता का नाम यानी कि जहाँ वो अभी काम कर रहा है। जैसे नौकरी कर रहे हैं तो बिहार सरकार का नौकरी है ना, तो ये लिख सकते हैं।
या वो अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो प्राइवेट कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर खेती वगैरह करते हैं तो इसमें ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डैश कर देंगे। क्योंकि वे स्वयं से करते हैं, कभी मजदूर जो है या खेती जो है वो स्वयं से करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी नहीं काम नहीं करते हैं, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे। कार्य के तहत एग्जैक्ट नेचर, तो इसमें आप स्वयं लिख सकते हैं या बेरोजगार लिख सकते हैं। ठीक है, या खेती मजदूरी कुछ भी लिख सकते हैं। कार्य के यथार्थ स्वरूप मतलब जो वास्तव में वो क्या कार्य करते हैं। जैसे कोई नौकरी में है, सर्विस आपने डाल दिया, लेकिन वो क्लर्क है या ऑफिसर है, क्या है वो, आप उसका एग्जैक्ट नेचर लिख सकते हैं। कितना साल से वो काम कर रहे हैं, यहाँ 6 नंबर पर पूर्ण की गई सेवा की अवधि, यानी कि उन्होंने जो है कितने साल से वो किसी के यहाँ जो काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं वो कितने साल से करें, 4 साल 10 साल, ये इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद उनका आता है एनुअल इनकम। तो इनकम उनका सालाना क्या है, एनुअल इनकम वार्षिक आय क्या है। किसी का 2 लाख होगा, किसी का 3 लाख होगा, है ना, वो अपने हिसाब से आप उसका इनकम लिखेंगे, वो जितना कमाता है उस तरह से। 8वां जो हमारा ये प्रश्न आता है, यदि आप सशस्त्र बलों में कार्यरत रहे हैं तो कृपया उत्तर दें। तो जो भी सशस्त्र बल हैं, आर्मी में जो हैं, जो सेना में जॉब करते हैं, आर्म फोर्स, देखिए यहाँ लिखा है, तो आर्म फोर्स में जो लोग रहेंगे उनको ये जवाब, ये कॉलम भरना होता है। सेना के किस विंग से संबंधित हैं, थल सेना, वायुसेना या जल सेना, कौन सा रैंक पे है, कोई कांस्टेबल होता है, कोई है ना, कोई हवलदार होता है, किसी का रैंक सिपाही होता है, किसी का जमदार, डीएसपी, एसपी, इसमें भी रैंक होता है, तो वो लिख देंगे। विगत स्वास्थ्य की परीक्षा, डेट ऑफ लास्ट मेडिकल, यानी कि सेना में जो लोग होते हैं उनका निरंतर जो है कुछ अंतराल पे मेडिकल होते रहता है, तो वो डेट यहाँ लिखना होता है। मेडिकल जांच के बाद उनको एक ग्रेड मिलता है, वो ग्रेड 1 होता है, A1 होता है, ऐसे कुछ करके ग्रेड उसको लिखना होता है। उसके बाद हम आते हैं ये चौथा सेक्शन में। चौथे सेक्शन में हमारा क्या है, यदि आपका व्यवसाय किसी विशेष जोखिम से संबंधित है या आप जैसे ऐसे किसी खतरनाक गतिविधियों में भाग लेते हैं या ऐसे शौक हैं जो किसी प्रकार से खतरनाक हो सकते हैं, तो इसकी जानकारी दें और संबंधित प्रश्नावली का प्रस्तुत करें। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर आप जोखिम वाला कोई काम करते हैं या आप शौक है उसे करने का, तो इसका उल्लेख करें। तो यहाँ हम लिखते हैं नो। दूसरा है, क्या आपके विरुद्ध कभी भी वर्तमान में भारत या विदेश के किसी न्यायालय में किसी आपराधिक सिविल अपराध के संबंध में कोई जांच की जा रही है, कोई इंक्वायरी चल रहा है क्या आपके खिलाफ न्यायालय में, कोर्ट से, या आपराधिक मामला में कोई सिविल कोर्ट में, किसी प्रकार के कोर्ट में चल रहा है, तो नो। यस लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बीमा उसमें जो जोखिमांकन है उसको देखना पड़ेगा। क्या आप राजनीतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति हैं या आप राजनीतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति के परिवार में सदस्य या नज़दीकी रिश्तेदार है, कोई भी जो है आपका पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, ये राजनीतिक रूप में, यहाँ राजनीति का मतलब कुछ और होता है, जैसे सेवा में हो, राजनयिक सेवा में हो। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन, राजनीतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति वह है जिन्हें अभी या कभी भी किसी दूसरे देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं। मतलब कि वो यहाँ राजनीतिक से मतलब ये है कि वो यहाँ का नागरिक है, लेकिन सरकार के द्वारा उनको किसी दूसरे देश में सेवा के लिए भेजा गया है, वो यहाँ राजनीतिक रूप से, और उनके साथ कोई रिस्क है, वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके चलते उन पर कोई मामला है ना, तो वो इसमें हम नो लिख देंगे। और उसके बाद हमारा जो सेक्शन आता है 5वां, विद्यमान बीमा, ये एक इंस्ट्रक्शन टाइप का है। कृपया भारतीय जीवन निगम, इसका अगले पेज में आएगा, उसका ये इंस्ट्रक्शन है। ये कृपया भारतीय जीवन बीमा निगम से तथा किसी अन्य बीमा कंपनी से ली गई अपने सभी पिछली बीमा पॉलिसियों का विवरण दीजिए। तो ये अगले पेज पे इसका विवरण मांगा जा रहा है कि आपने जो है
अगर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य कंपनी से आपने बीमा लिया है तो उसका यहाँ डिटेल देना होता है। तो पॉलिसी नंबर इसमें लिखेंगे, बीमा कंपनी का नाम लिखेंगे, LIC है ना, कहाँ से है, कौन से ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम लिखेंगे, ठीक है। योजना कौन सा प्लान आपने लिया है, 736, 715, 714, ऐसे योजना का नाम लिखेंगे और उसका साथ में टर्म भी लिखेंगे। बीमा राशि आपने कितना का लिया है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना का आपने लिया है उतना लिख देंगे। अवधि राइडर यानी टर्म राइडर आपने लिया है कि नहीं लिया है, नहीं लिया है तो नो लिखेंगे। गंभीर बीमारी का नहीं लिया है तो नो लिखेंगे। दुर्घटना हितलाभ लगभग सब में रहता है तो इसमें यस लिखेंगे। जिस दिन खुला था, जिस डेट को, वो डेट लिख देंगे। जैसे 8 मान लीजिए 2014 को खुला है तो 8/2014, 28/8/2014 खुला था, 28/8/2014। पुनर्चलन की तिथि यानी कि रिवाइवल यदि उसका हुआ है तो उसका भी डेट लिख देंगे, नहीं हुआ है तो नो लिख देंगे। क्या साधारण दर पर स्वीकृत है तो यस लिखेंगे, हाँ साधारण दर पर। चिकित्सा यानी मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है, मेडिकल उसमें लगा था कि नहीं लगा था, तो अगर लगा हो तो M लिखेंगे, नहीं लगा हो तो NM यानी नॉन मेडिकल। क्या चालू स्थिति में है या अभी चालू है तो यस, यदि नहीं तो इसमें ये यस है तो इसमें NA होगा। तो इस तरह से देख लिए। और इसमें जो है अब ये 14 नंबर क्वेश्चन पूछता है, क्या निगम के किसी भी कार्यालय में या किसी अन्य बीमा कंपनी में कभी या अभी आपके जीवन पर कोई प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है। यानी कि अगर आप इसके साथ साथ कहीं और भी प्रस्ताव पत्र आपने दिया है इस कार्यालय में या किसी अन्य कार्यालय में तो उसके बारे में ये जवाब देना है। 14 का ये है ना, दिया था और वापस लिया गया, स्थगित या समाप्त या अस्वीकृत कर दिया। आपने प्रस्ताव दिया था इसके पहले या कहीं भी इस कार्यालय में, दूसरे कार्यालय में, और वो आपको वापस कर दिए गए यानी कि रिजेक्ट कर दिए गए, ऐसा नहीं है तो नो लिखेंगे। अतिरिक्त प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया गया है ना, या आपसे कुछ एटेंडम लिया गया, आपसे कुछ ये लिया गया कि लिखित कुछ लिया गया तो नहीं। ग्रहणाधिकार जिसको बोलते हैं। प्रस्तावित की गई शर्तों को अतिरिक्त अन्य शर्तों पर स्वीकार गए। क्या आपके जो प्रस्ताव जो है वो किसी अन्य शर्त पर स्वीकार किए गए जो वर्तमान शर्त है या साधारण शर्त है उसके अलावा? नो। क्या आप पिछले 1 वर्ष के दौरान निगम के किसी पॉलिसी स्वीकार न होने के कारण वापस की गई है, मतलब आपको लौटा दिया गया है, पास नहीं हुआ? नो। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ आप पढ़ के आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। आगे जो हम देखते हैं छठा जो है ये नामांकित या नियुक्ति व्यक्ति का विवरण। तो यहाँ नॉमिनी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नॉमिनी जो है तो उसका लिखना होता है नामित व्यक्ति का नाम। तो नामित व्यक्ति का नाम हम इसमें लिख देते हैं। मान लीजिए उनका जो है राकेश का पत्नी का नाम था सीमा देवी, हमने यहाँ सीमा देवी लिख दिया, ठीक है। और उनका हिस्सा कितना होगा वो हमने लिख दिया 100%। यहाँ एज उनका कितना है तो मान लीजिए उनका एज अगर 40 है, 44 था उनका, तो इनका लगभग 40 होगा, 40 हमने लिख दिया। और नामित बीमित व्यक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, मतलब इनका जो है इस जो बीमा हम कर रहे हैं ना, बीमित व्यक्ति जो कर रहे हैं उनसे इनका क्या रिलेशन है, तो ये वाइफ है। अब ये सेक्शन जो है इसके बाद वाला ये हमारा आता है, अगर ये हमारा माइनर है तो ये नॉमिनी जो है हमारा अगर 18 से कम का है तो हम इसको 18 से कम आयु का है तो यहाँ पे उसका लीगल कोई सी गार्जियन का नाम देना होता है और यहाँ उसका क्या रिलेशन है, यानी कि ये इनके साथ क्या रिलेशन है, जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके ये क्या लगते हैं, ठीक है। तो ये लिखते हैं और उनका यहाँ सिग्नेचर हम लेते हैं अगर ये माइनर है तो। अगर माइनर नहीं है तो हम इस सेक्शन को टच नहीं करते हैं, यहीं तक हमारा काम होता है।